हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 की फ़िज़िक्स कर रहे हैं। क्लास 12 की फ़िज़िक्स का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपका चैप्टर है वैद्युत स्थितिकीय स्थिर वैद्युत, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में हम लोगों ने दो जगह पे हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो डाइपोल के ऊपर यानी लंबवत और एक उसके एक्सिस पे। तो हम लोगों ने एक्सिस यानी अक्षीय वाला केस कर लिया था अपने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी लंबवत, यानी इसको कहते हैं विषुवतीय तल के लिए जो हम लोग परपेंडिकुलर तल होगा यानी परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है विषुवतीय तल पर स्थित बिंदु के लिए। मतलब अगर मान लेते हैं कोई एक डाइपोल है -q, ठीक है, इस फिगर को जरा हम लोग फिर से बनाते हैं। एक डाइपोल है, मान लेते हैं डाइपोल कैसा है -q, इसको थोड़ा सा फिगर, एक डाइपोल है आपका -q और ये है +q, और इससे आप कितनी दूरी पे रखा गया है, ये 2a की दूरी पे रखा गया है। कितनी दूरी पे रखा गया है, 2a दूरी पर रखा गया है। अब होगा क्या कि हमने एक्सिस पे तो निकाल लिया था, अब हमें इस डाइपोल के ऊपर यानी लंबवत कोई एक बिंदु है, ठीक, लंबवत कोई एक बिंदु A है, उस पर हमें क्या करना है, आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब वैद्युत क्षेत्र किसके किसके कारण बनेगा, एक तो इसके कारण लगेगा और एक के लगेगा इसके कारण। बात समझिएगा जरा, एक डाइपोल सिस्टम के ऊपर यानी विषुवतीय पर अगर आप निकाल रहे हैं यानी विषुवतीय तल पर स्थित एक बिंदु है जिस पर हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे, कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यानी दो आवेश मान लेते हैं Q1 Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ये कैसे आया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। आपको बुक में आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया है, तो देखते हैं। अगर मान लेते हैं एक -q, सॉरी यहाँ पे ना लिखें क्योंकि हमें फिगर बनाना है। एक है आपका -q और एक आपका बना है, ये जो है आपका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा +q। ये दो आवेश हैं जो कितनी दूरी पे रखे गए हैं, हम लोग उसमें भी L लिए थे तो इसमें भी हम लोग L ही लेंगे। इसके मध्य बिंदु से वहाँ भी हम लोगों ने R लिया था, तो मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु रखा गया है, A बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। सेंटर किसका मान लेते हैं O, सेंटर इसको क्या ले लेते हैं O। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि इस बिंदु के कारण इस पर लगने वाला बल जो होगा यहाँ पे आएगा और इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगी। अब ज़रा बात समझिएगा, क्योंकि हम लोगों ने जब वैद्युत बल रेखाओं को पढ़ा था तो वैद्युत बल रेखाओं में हम लोगों ने दो बातें पढ़ी थी। क्या क्या बातें पढ़ी थी, एक तो पॉजिटिव से निकलती हैं, यानी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहाँ जाएगी, ऊपर की साइड, यहाँ पे, ठीक। और निगेटिव की ओर आती हैं, ठीक, निगेटिव की ओर आती हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको और क्लियर बनाएं, यानी निगेटिव की ओर आती हैं, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी ये, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव के कारण होगा और ये किसके कारण होगा, निगेटिव के कारण। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किसके कारण होगी, निगेटिव के कारण। निगेटिव की ओर आती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं, और पॉजिटिव से दूर जाती हैं यानी बाहर की साइड। तो इस बिंदु पर
तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई है, ठीक। तो ई पॉजिटिव हो गया एक, और ई निगेटिव के लिए हो गया ई निगेटिव, या फिर इसे आप कह सकते हैं E1 और E2। इसे आप कहते हैं E1, पॉजिटिव के लिए हम लोग कह रहे हैं E1 और निगेटिव के लिए हम लोग कह रहे हैं E2। तो इस कंडीशन में जरा बात समझिएगा, इस कंडीशन में हम लोग इसके लिए क्या कर दिए, हम लोग निगेटिव बोले हैं, ठीक, इसके लिए निगेटिव। हम लोग अब हमको इस बिंदु पर इनका परिमाण चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा ये एक वेक्टर है E1 और एक वेक्टर है E2। तो अगर आप क्लास 11th में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा था क्लास 12th में, सॉरी 11th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेक्टर। तो वेक्टर में जब ऐसे दो वेक्टर आ जाएं जो अपने टेल से जुड़े हों, ठीक है, जो अपने क्या होते हैं, टेल से जुड़े होते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कोई एक थर्ड वेक्टर देता है। कौन सा वेक्टर, जिसमें अगर मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक, और ये अपने टेल से जुड़े हैं यानी पुच्छ से जुड़े हैं, सॉरी ये किससे जुड़े हैं, पुच्छ से, हेड टू हेड या पुच्छ टू पुच्छ, मतलब सिरा सिरा या पुच्छ पुच्छ यानी पूछ जुड़े हों, तो इनका इनके में फॉर्मूला लगता है पैरेललोग्राम मेथड। इसमें क्या लगता है, पैरेललोग्राम मेथड लगता है। ये क्लास 11th में आपको मिल जाएगा, 11th क्लास में आपको मिल जाएगा। तो इनका जो परिमाणी होगा, जो इनका रिजल्टेंट निकालेगा, वो एक थर्ड वेक्टर देगा। तो हम लोग पैरेललोग्राम पहले इसको बनाते हैं, इसके पैरेलल यहाँ पे एक खींच लेते हैं और इसके पैरेलल यहाँ पे एक खींच लेते हैं, और इनको मिलाने वाली जो थर्ड रेखा है, जो इनका विकर्ण जिसे आप लोग कहते हैं, यही विकर्ण इनका क्या देगा, रिजल्टेंट, यानी ए और बी का रिजल्टेंट कौन देगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। मतलब आप उसे, वही सेम केस यहाँ पे भी है। देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन से हो रही है पॉजिटिव के कारण, और निगेटिव के कारण निगेटिव की ओर जाएगी। ये पॉजिटिव से दूर बाहर की साइड, निगेटिव से अंदर की साइड लगती है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो इसको एक थर्ड वेक्टर देगा। देखिए, हम लोग इसी को पैरेललोग्राम, यही मेथड लगा रहे हैं। तो इसके पैरेलल अगर आपने एक रेखा खींच दी, जैसे आपने यहाँ पे एक पैरेलल रेखा खींच दी ये, और एक पैरेलल रेखा खींच दी ये, तो इनको मिलाने वाली जो थर्ड रेखा है यही हमारा क्या देगी, ई देगा। यही हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक, यही हमारा क्या होगा, परिमाण देगा। तो हमें इस परिमाण को निकालना है। हमें किसको निकालना है, इस परिमाण को। अच्छा, ये परिमाण आया कहाँ से है, ये परिमाण आया है इन दोनों सदिश राशियों के योग के कारण, ठीक है। और ये आता कहाँ से, ये पैरेललोग्राम मेथड है वेक्टर में, क्लास 11th में, वहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा। अब ज़रा यहाँ पे समझते हैं कि ये कैसे निकलेगा। इस कंडीशन को ज़रा हम ध्यान से देखेंगे, इस वाली कंडीशन को, इतनी कंडीशन को हम लोग एक बार फिर से यहाँ समझ रहे हैं। देखिए, इसमें एक्चुअल में हो ये रहा है कि एक पॉइंट है ए, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये पॉजिटिव की वजह से जा रही है, ठीक, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है निगेटिव के कारण, ठीक। और इसका जो एक वेक्टर जा रहा है ई, ठीक। अगर हम यहीं से यही रेखा और ऊपर तक जाएं, ये जो आर है इसको अगर ऊपर तक ले जाएं तो कुछ ऐसे बन रहा है ये, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि हमारा ये जो वेक्टर है, ये अगर मान लेते हैं कि ये ई है, तो ई के लिए अगर यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, तो क्योंकि ये एंगल यहीं से परफॉर्म हुआ है तो इसलिए इसको कहेंगे ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। अब समझिएगा, E1 के लिए भी ये E1 कॉस थीटा है, ठीक, और यही E2 के लिए भी क्या है, यही E2 के लिए भी क्या है, E2 कॉस थीटा। और ज़रा बात समझिएगा, दोनों के लिए यही रिजल्टेंट है, ठीक, यही दोनों के लिए ही क्या हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी तो अपना परिमाण शो करेगा।
हाँ, ये भी अपना परिमाण शो करेगा, लेकिन ज़रा इसकी बात करते हैं। ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा, और ये इसके नीचे जो आ रहा है ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कैसे बन रहा है, अगर ये आधार है और ये कर्ण है तो ये लंब कहलाएगा, ये वाला। और लंब के लिए हम लोग जानते हैं, इसको हम E1 मान रहे हैं ना, E2, और इसको मान रहे हैं E1। इस लाइन को हम लोग E1 और इस लाइन को हम लोग क्या मान रहे हैं E2। तो ज़रा बात समझिएगा, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अगर हमें इस लंब को निकालना है तो इस वाले के लिए तो देखिएगा, ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये हो जाता है E2। तो यहाँ से हो जाएगा E2 साइन थीटा इक्वल टू लंब। ठीक, ऐसे ही इसके लिए आ जाएगा कॉस थीटा बराबर होता है आधार, ये आ की मात्रा है भाई, आधार बटे कर्ण। ठीक, अगर कर्ण को इधर ले आए, कर्ण क्या है, E1 है या E2 मान लेते हैं, जो भी मानना हो आपको। E1 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा E1 कॉस थीटा इक्वल टू आधार। ठीक, ये है आधार। अब देखिए E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, यही आएगा। ये E1 साइन थीटा है और ये E2 साइन थीटा है। ठीक है, और ये कैसे आया है इसके बारे में आपको बता दिया गया। तो ज़रा बात समझिए, अगर मान लेते हैं, ठीक, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, इनका जो है परिमाण लगभग सेम है। परिमाण क्यों सेम है, क्योंकि चार्ज, आवेश, डाइपोल में जो परिमाण होता है वो सेम होता है, बस उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, यानी समान भी हो जाती है, सजातीय भी हो सकती है और विजातीय भी हो सकती है। तो क्योंकि इसका आवेश समान है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्षमता भी जो है क्या होगी, समान होगी। उसका कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ से ये दूरी मान लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, और यहाँ पे भी हम मान लेते हैं दूरी स्मॉल ए। तो यहाँ से अगर यहाँ की दूरी बराबर है, ठीक है, क्यों बराबर है उसकी देखिए, ए की वैल्यू हम लोग देखें, अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये एल हो जाएगा, इस यहाँ से इसका एल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अगर ये एल सेम है और आर सेम है तो इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये ए है, तो यहाँ पे समझिएगा E1 और E2 समान हैं और साइन थीटा हैं, लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और E1 प्लस E2 की दिशा, E1 ऐसे हो जाएगा, देखिएगा E1 साइन थीटा प्लस, क्योंकि माइनस में है ये तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, और ये दोनों वैल्यू मिल करके क्या आ जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि परिमाण समान है और दिशा क्या है, अपोजिट हो जाएगी। ठीक, अब बात समझते हैं। अरे इसके बारे में हम लोग तो चलिए इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो हमारा जो परिमाण दे रहा है वो कौन दे रहा है, E कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। ये E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा हमारा परिमाण देगा। देखिएगा जरा कैसे देगा, यहाँ पे देखिए ये भुजा हमको परिमाण दे रही है और ये हो जाएगी E1 कॉस थीटा और ये भी क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। अब देखिए अगर ये भुजा हमको परिमाण दे रही है तो हम यहीं से इसका परिमाण कैलकुलेट करेंगे। तो परिमाण कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ऐसे हो जाएगा E टोटल, किसके लिए कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं विषुवतीय के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, विषुवतीय तल के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, विषुवतीय तल। विषुवतीय तल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वैद्युत ध्रुव में हम लोग क्या निकाल रहे हैं,
विद्युत द्विध्रुव में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक संबंध निकाल रहे हैं कि हमारे डाइपोल के कारण इस ए बिंदु पर कितना, तो ये हो जाएगा E1, ध्यान देखिए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ समझिएगा E1 प्लस E2, ठीक, E1 प्लस E2, और यहाँ पे देखिएगा cos थीटा, cos थीटा को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, cos थीटा को हम लोग क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। अब यहाँ बात समझिएगा जरा, एक के परिमाण से दूसरे के परिमाण को क्या कर रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए अगर हम इसमें से इसके परिमाण को घटाएंगे तो यहाँ पे लगने वाला कुल वैद्युत क्षेत्र निकल के आएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, पहले तो हम यहाँ पे जोड़ते हैं, लेकिन अगर हमें इसका ई टोटल निकालना है क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे पहले लग जाता है, ये चीज़ ज़रा समझ लीजिएगा। ये पॉजिटिव कैसे आ रहा है वो बात हम कर रहे हैं, ये पॉजिटिव कैसे आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो E1 माइनस, डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस माइनस E2 होता। अब माइनस E2 जब होगा तो देखिएगा यहाँ का चार्ज क्या है, माइनस है, तो अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला रखेंगे E1 माइनस E2, तो अगर हम फॉर्मूला रखते हैं फिर तो फार्मूले में क्या आ जाएगा आपका, देखिएगा फार्मूले में क्या आ जाएगा आपका, अगर यहाँ फार्मूला रखते हैं तो माइनस माइनस क्यू, तो माइनस माइनस क्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे प्लस रखा गया है, क्योंकि दिशा विपरीत होने की वजह से यहाँ पे निगेटिव तो आ जाएगा, लेकिन फिर ये निगेटिव होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके बारे में जरा ठीक से देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए cos थीटा है, अब हम इसके बारे में डेरिवेशन करने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, पॉजिटिव इसके लिए है तो इस a की वैल्यू बताइएगा जरा, a की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें, a की वैल्यू a बराबर आएगा, देखिएगा ये एक पाइथागोरस लगाते हैं, लंब का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ये किसके स्क्वायर के बराबर होता है, कर्ण के। तो अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, हमें इसकी ज़रूरत है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक। तो अगर हम इसके लिए भी निकालेंगे तो भी वही आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर, अब यहाँ पे समझिएगा ज़रा, इस चीज़ को आपकी बुक में कहाँ पे किया गया है उसको ज़रा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये चीज़ है, ये कैसे आ रहा है उसी चीज़ को हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देखिए ये चीज़ कैसे आई है, आप यहाँ पे आएंगे जब a की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है, जरा देखिएगा a की वैल्यू कैसे निकली है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इन्होंने यहाँ पे जो लिया है वैल्यू, यहाँ पे देखिएगा इन्होंने यहाँ के बीच की दूरी ली है 2a, हमने लिया है 2l, तो यहाँ से हमारा a आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने 2a लिया है तो हमने लिया है 2l, तो इसकी वजह से जो हमारी वैल्यू आ रही है वो a हमारा ये हिस्सा है, l है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ समझिएगा a स्क्वायर, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 के लिए क्या आएगी, E1 एक पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। a स्क्वायर, a क्या है, आवेश और इसके बीच की दूरी, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक। अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसको प्लस इसके लिए लगते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस ही लिख देते हैं, रुक जाइए, ठीक है। माइनस क्यू ये मिल करके प्लस बनाया है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ q ही लिखते हैं, ठीक है। q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। अब जरा यहाँ समझिएगा, ये दोनों ही वैल्यू क्या हैं, सेम है, ये दोनों ही वैल्यू क्या हैं, सेम है, तो इन्हें क्या कर लिया जाता है, एज इट इज जोड़ लिया जाता है। अगर एज इट इज जोड़ लिया जाए तो जरा देखिएगा यही या ये भी है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर कौन है, कॉस थीटा, तो इसको हम लोग कर रहे हैं, तो ये हो क्या जाएगा, जरा समझिएगा,
ये कितना हो जाएगा 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। अब जरा इसके लिए हम लोग कॉस थीटा निकालना है, इस थीटा के लिए हम लोग कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, इसके लिए देखिए कॉस थीटा लंब आधार है, आधार क्या है आपका थीटा ये है, तो आधार ये है, ठीक। तो यहाँ से जो आधार निकलेगा एल की वैल्यू कितनी निकलेगी अंडर रूट, यहाँ से देखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी ए 1 बाई ए, ठीक 1 बाई ए, कर्ण ये थीटा की वैल्यू हो गई 1 बाई ए, तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर अंडर रूट प्लस एल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आई है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ देखिएगा जरा 2q एल है ये, इसी को निकालना है कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा मान लो एल है, एल बाई यहाँ से हो जाएगा एल बाई अंडर रूट, एल बाई ये होगा कॉस थीटा बराबर। देखिए इसको ज़रा हम लोग फिर से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, तो हम इसको ज़रा समझा देते हैं आपको कैसे आएगा कॉस थीटा बराबर। देखिएगा हम लोगों ने इसको माना क्या है ए, तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार क्या है एल है, आधार बटे कर्ण यानी ए, एल बाई ए आएगा, ए की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी चीज़ को, इसी कॉस की वैल्यू को, ये जो कॉस की वैल्यू निकली है उसको यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, ये क्यू है भाई, देखते रहिएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए की ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो आपकी कॉस की वैल्यू आई है वो आई है एल बाई क्या आई है 4 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ पे ज़रा समझिएगा, बायो वालों के लिए थोड़ा सा टफ होता है ये चीज़। 2ql हो जाएगा, यहाँ पे 2ql हो जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ हम कर रहे हैं, ज़रा इसको समझिएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन हाफ, क्या लिख सकते हैं हाफ। तो हाफ अगर यहाँ है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 1/2, अंडर रूट को हम लोग 1/2 लिख रहे हैं 1/2। अब ज़रा देखिएगा ये पावर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पावर क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो पावर अगर जोड़ रहे हैं देखिएगा 2 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ से माइनस में जाएंगी पावर, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी 2 दूनी 4, 1 मिनट है यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, आर स्क्वायर अंडर रूट में जा रही है पावर, यहाँ पे ज़रा देखिएगा क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा वैल्यू रखते हैं, जब आपने वैल्यू रखा था तो इसको हटा देते हैं, ये स्क्वायर नहीं रहेगा। तो ज़रा यहाँ समझिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा आप, इसकी पावर कितनी है 1 है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू रखी है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1, सॉरी यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे 3/2 आएगा वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2ql अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर हो जाएगी 3/2। अब यहाँ पे फिर वही केस लगा देंगे हम लोग, कौन सा केस, जिसमें ये कहा जाता है कि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस, अगर डाइपोल के बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा छोटी है इन कंपैरिजन टू द ऑब इसके, जहाँ पॉइंट है जहाँ पे हम लोग क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र, तो अगर हम लोग इसको एक लाइन में लिखें
तो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग करेक्शन कर रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस बना रहे हैं यहाँ। ठीक है, कॉस थीटा। अब यहाँ समझिएगा, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। यदि r बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यानी r जो जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना, वो दूरी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, किसके कंपेयर में, किसके अपेक्षा, डाइपोल के बीच की दूरी के अपेक्षा। तो यानी r बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, r बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा किससे, l से। ठीक है, तो l को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, यानी छोड़ देंगे। तो आपका जो डेरिवेशन निकल के आएगा वो हो जाएगा, वो डेरिवेशन कैसे आएगा समझिएगा ज़रा। डेरिवेशन यही है। तो अगर r बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो E बराबर यहाँ से आ जाएगा 2QL अपॉन, अब यहाँ समझिएगा, L को निगलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग L को क्या लिख दे रहे हैं, P। यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, 2QL को हम लोग लिख सकते हैं, आप जानते हैं, और 2QL को हम लोग लिख सकते हैं P। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने P लिख दिया। एक चीज़, इस चीज़ को हम लोग इसी डेरिवेशन में कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं। 2QL को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2QL को हम लोग लिख रहे हैं P। P बराबर क्या होता है, 2QL। तो यहाँ तो हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ हमारा आ जाएगा P। अब यहाँ पे देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि R बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो सिर्फ R को ही रखेंगे, यानी R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा 3/2। इसको अंदर ले आते हैं तो ये हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पे पावर Q, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है वो आया है E बराबर P, इसी को हम लोग कह रहे हैं, ये जो हमारे वैल्यू निकल के आई है ये इक्वेटर के लिए आई है। तो ज़रा बात समझिएगा, E की वैल्यू जब विषुवतीय तल के लिए जो E की वैल्यू आ रही है वो आ रही है E इक्वस टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ, ये निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया किसके तल के लिए, विषुवतीय तल के लिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपकी बुक में दिया भी होगा, आपकी बुक में देखिए दिया है किस तल के लिए की बात की गई है, विषुवतीय तल के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू आई है वो आई है 2QL, हमारा 2QL आया था, हमने उसकी जगह क्या लिख दिया था, P। ठीक है, 2QA आया है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया था, P। तो जो विषुवतीय तल के लिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी E इक्वस टू, ठीक है, E इक्वस टू आएगी हमारा 2, यहाँ आएगा P बाई, क्योंकि 2QL को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये जो 2QA है उसका हम लोग P लिख दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, R पे पावर कितना आएगा, Q। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे आई हुई है, ज़रा देख सकते हैं आप, कहाँ पे, इस जगह पे देखिए, ये डेरिवेशन में आपकी ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे P की जगह हम लोग यहाँ पे 2QA लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू ये आ गई है। इस वैल्यू को हम लोग बार बार क्यों निकाल रहे हैं, हम लोग बार बार P की वैल्यू क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में संबंध किसके बीच में निकालना है, P और E के बीच में। ठीक है, NCERT में ये चीज़ यहाँ पे देखिए, अब इसको एक कंक्लूजन के रूप में लिखा गया है। तो हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में जो हमारी वैल्यू आई थी वो आई थी E, तो अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, इस तरह से आया। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हम लोगों का अब विषुवतीय तल के लिए और अक्षीय तल में हम लोगों को क्या निकालना है, संबंध। तो हम लोग इसी, अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय तथा विषुवतीय तल
के वैद्युत क्षेत्र में संबंध, वैद्युत क्षेत्र में संबंध। कैसे निकलेगा ये संबंध? अब देखिए, अक्षीय के लिए जो आया था हमारी वैल्यू आई थी, अक्षीय के लिए हमारी आई थी E इक्वस टू 2p अपॉन 4πε0 r³। ये किसके लिए आया था? ये आया था अक्षीय के लिए। ये किसके लिए आया था? अक्षीय के लिए। लेकिन आपने विषुवतीय के लिए जो निकाला है, विषुवतीय के लिए जो निकाला है वो आया है E/4πε0 r³ भी आया है। बस यहाँ सॉरी ये चीज़ आया है। विषुवतीय के लिए क्या आया है? E इक्वस टू p अपॉन 4π। कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। 4πε0 r³ को r³ भी लिखा है यहाँ पे, r³ भी लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका अक्षीय ये क्या है? ये है आपका विषुवतीय। ये किसके लिए है? विषुवतीय के लिए है। और ये किसके लिए है? अक्षीय के लिए। तो अगर इन दोनों में अगर हम संबंध निकालना चाहें तो आप देख रहे हैं हम इतनी जगह पे, कितनी जगह पे? इस सिस्टम की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? विषुवतीय। तो हम लोग अगर निकालना चाहें संबंध, क्या निकल के आएगा? संबंध निकल के आएगा E अक्षीय। क्या निकल के आएगा? E अक्षीय बराबर, देखिए इतनी जगह ये चीज़ लिख सकते हैं, तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख दिए? इसको हम लोग लिख रहे हैं 2E विषुवतीय। इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 2 विषुवतीय। ठीक है, तो अक्षीय का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो विषुवतीय का क्या होता है? 2 गुना होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि हो सकता है अक्षीय का दे दे, विषुवतीय का निकालने के लिए आ जाए। तो ये है, तो ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय तथा विषुवतीय तल। ध्यान रखिएगा, ये तल है भाई। ये क्या है? तल। ठीक है, विषुवतीय तल के वैद्युत क्षेत्र में संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र का जो संबंध है वो अक्षीय और विषुवतीय में क्या है? तो वो ये है, क्या है? अक्षीय बराबर 2 विषुवतीय का क्षेत्रफल। मतलब सीधे डबल हो जाता है। यानी यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन लिखना चाहें तो अक्षीय पर वैद्युत क्षेत्र किसके कारण होता है? द्विध्रुव के कारण। इसको हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इसको एक स्टेटमेंट से हम लोग समझ लेते हैं। क्या लिखेंगे? ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण, सेंटेंस थोड़ा सा इसको बनाना है। मतलब आप ये लिख सकते हैं, किसी द्विध्रुव के कारण अक्षीय का विद्युत क्षेत्र उसके विषुवतीय का क्या होता है? दुगना होता है। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? ई वैद्युत क्षेत्र, अक्षीय वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र विषुवतीय के, अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र विषुवतीय के 2 गुना होता है। ठीक है, यानी अक्षीय का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विषुवतीय का क्या होगा? दुगना होगा। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे संबंध में निकाला है। तो आप इस टॉपिक को भी ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 2 जो टॉपिक हैं, आपने क्या निकाला है? डाइपोल है, ये मान लीजिए एक ये पोल है और एक पोल है, तो इसके कारण अक्ष पर और या तो विषुवत में ऊपर या नीचे
ऊपर या नीचे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी तो उसे कहेंगे विस्वतीय, अगर इसके अक्ष पर निकाली जा रही है तो इसे क्या कहेंगे, अक्षीय। तो अक्षीय का दुगुना, विस्वतीय का क्या होता है, दुगुना होता है। तो आप यहाँ पे निकालने आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं, आपको डेरिवेशन करा दिया गया है, अच्छे से समझा दिया गया है, इसको तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और ये कई मायने में इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक करने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई अगर बुक से पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है, वो बुक के बारे में आपको समझा दिया गया है। धन्यवाद।